मेरे पिताजी किसान हैं और कोतवाली जो टांडा है उसमें चौकीदार भी हैं, क्योंकि हमारी पुश्तैनी चली आ रही चौकीदारी। मेरा एक ही है कि मैंने अपना 100% दिया, जी। क्योंकि मैं गीता में विश्वास करता हूँ। गीता का एक है कि आप अपने कर्म को करते रहो। जैसे गीता में कहा गया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले तुभ्यमाते संगोऽसत्तु कर्माणि। कहते हैं कि ये बच्चा संघर्ष कर रहा है, बच्चा संघर्ष नहीं करता, उसका परिवार संघर्ष उससे ज़्यादा करता है, केवल वो बच्चा देख नहीं पाता। मुझे लगता है क्योंकि उसके लिए ना तो उसके, जैसे कहते हैं ना, यहाँ लड़के तैयारी कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, वो नहीं, उनके माता पिता नहीं सोते हैं, क्योंकि वो नींद में भी रहेंगे तो ये रहेगा कि अपने बच्चे को हम कैसे पैसा भेजना है, उसको क्या कैसे भेजना है, राशन भेजना है। मुझे लगता है मतलब अगर परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है तो कोई वो बच्चा कोई भी कंपटीशन क्रॉस कर सकता है। धरती कोई ऐसी प्रतियोगिता, हिंदी साहित्य की जो पूरी इकोसिस्टम परिस्थितियों में वो कहीं ना कहीं मेरे ग्रामीण से ही कनेक्ट होता है। तो मुझे लगा कि अगर मैंने जीवन में एक ही डिसीजन अगर गलत मतलब सही लिया होता है, पहले मतलब हिंदी लिटरेचर रख लिया होता, तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। मुझे मतलब लेट मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं तो आज बहुत पहले मैं IAS हो गया होता। अच्छा, ऑप्शनल सही सिलेक्शन ना कर पाने की वजह से लेट हुआ है, ऐसा लगता है आपको? देखने के बाद यही लगा कि जब मैंने जो संघर्ष किया था उसका परिणाम अंततः मिल गया। तो जब आपको आपके संघर्षों का, आपके जो परिश्रम का जब आपको लाभ मिलता है तो आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है। अच्छा। मैं मेंस लिखता था, डेली मैं छोटा बड़ा जरूर लिखता, छोटा से ज्ञान तक, मतलब सुबह मतलब शाम एक बार जरूर लिखता था, क्योंकि मेरी बाकी वो सब मतलब उन्होंने इसलिए क्या कि अपना सारा सुख त्याग दिया, क्योंकि भाई जब आप तैयारी करते तो पैसा लगता है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा सुख, अपना पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया। मतलब भैया MSc भी हैं, B.Ed भी है, मतलब बहुत डिग्री है, लेकिन उन्होंने छोड़ के अपनी पढ़ाई छोड़ के सब कुछ, उसके बाद प्राइवेट पढ़ाने लगे। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि फिर क्या होता था, जितना वो पाते थे सब मेरे में ही इन्वेस्ट करते थे। आपके सपनों के लिए अपने सपने उनने कुर्बान किए हैं। हाँ, यही है ना। और क्वेश्चन भी मेरा यही था, खेती किसानी जो मैं करता हूँ, और मैं कुछ काम करता हूँ, लेकिन अब भैया उतना करने नहीं देते। हाँ, लेकिन मैं करता हूँ खेती में। हाँ। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते हैं उसमें? मतलब मैं हर चीज़, जैसे कहते ना, बुआई करवाना, घास वास निकालना, और इस समय क्योंकि वो चल रहा है, हाँ, इस समय गेहूं की दवाई चल रही है, तो मेरा इस समय सबसे बेस्ट काम होता है भूसा भरना। अभी भर भूसा, क्योंकि मैं इसको मुंह को मूंदता क्योंकि होता नहीं है, लेकिन मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। अगर मुंह बांध लो फिर उसके बाद भर दो भूसा जितना। अच्छा। हाँ, तो मेरी माँ भी पढ़ी लिखी, मतलब कि ना माता जी ना पिताजी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे। अच्छा, अब एक और बात है, जो पिताजी का क्या रोल था, पिताजी आपके लिए कैसे सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन पिताजी का सबसे बड़ा रोल होता है बेटे की सफलता में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सफलता में, क्योंकि क्या होता है कि जब उनका संघर्ष अगर आपके संघर्ष के साथ मिल जाते हैं, मतलब कहते नहीं, मैंने उनके संघर्ष को देखा था, तो मुझे लगा अगर मैं उससे कम ही संघर्ष कर दूंगा तो मैं हो जाऊंगा। क्योंकि भाई परिवार में सब कहीं ना कहीं सुबह शाम तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगा कि अगर मैं मुश्किल से 8-10 घंटा अगर सही से दे दो डेली, 7-8 घंटा, तो भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका संघर्ष मेरे लिए एक रोल मॉडल था। और उसके बाद मेरे भैया का सबसे ज़्यादा, भैया का मतलब मैं कहूँ कि मेरी सफलता में मेरा योगदान कुछ नहीं, क्योंकि कहते नहीं, मैं नाम मात्र का एक करता हूँ, मैंने जो था कर दिया, लेकिन भैया का मेरे ज़्यादा, क्योंकि वो जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाता तो लड़कों से बहुत इंटरेक्ट करता था, बात करता था, और जब ज़्यादा डिमोटिवेट हो सो जाता था। मेरी मतलब सबसे अच्छी वो है एक सोना, कि जब भी मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ या कुछ हो जाओ सो जाओ। फिर क्यों? ये बताओ, प्री में कितने आप GS में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और C-सेट में कितने करते थे? पिछली बार मैंने 99 अटेम्प्ट किया था, इस बार मैंने 100 अटेम्प्ट किया था। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। UPSC के टॉपर्स के से हम लगातार बात कर रहे हैं, और हमारे साथ है हिंदी मीडियम से विपिन देव यादव जी, जिनकी रैंक 316 आई है। आपने इनको पहले भी देखा है चैनल पर, लेकिन आज हम उनकी रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं। UPSC की जर्नी में हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विशेष ध्यान देनी चाहिए, और इनने जो संघर्ष देखे हैं तैयारी के दौरान, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब ये डिमोटिवेट भी हुए, और फिर उसको मोटिवेशन में कैसे इनने कन्वर्ट किया, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। विपिन जी, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट जब आपने PDF में देखा था? बहुत बहुत धन्यवाद। यही रिजल्ट देखने के बाद यही लगा कि जब मैंने जो संघर्ष किया था उसका परिणाम अंततः मिल गया। तो जब आपको आपके संघर्षों का, आपके जो परिश्रम का जब आपको लाभ मिलता है तो आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है। अच्छा। हाँ, ये जो आपका 316 रैंक आई है, आपने
क्या इसका लगाया था कि कितनी रैंक आ सकती है, ऐसा कुछ लग रहा था आपको? मेरा एक ही है कि मैंने अपना 100% दिया, जी। क्योंकि मैं गीता में विश्वास करता हूँ। गीता का एक है कि आप अपने कर्म को करते रहो। जैसे गीता में कहा गया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभ्यः मा ते संगोऽस्त्वं कर्माणि। मतलब मैंने अपना 100% दिया और मेरा यही था कि हो ना हो कोई, लेकिन मैं कम से कम बाद में ये ना रहा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। मेरे पिताजी किसान हैं और कोतवाली जो टांडा है उसमें चौकीदार भी हैं, क्योंकि हमारी पुश्तैनी चली आ रही चौकीदारी। मेरे बाबा भी थे और जो मेरे माँ है वो होम मेकर हैं और भैया प्राइवेट टीचर हैं। बाकी और 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है। मैं ही तैयारी कर रहा हूँ और मेरे परिवार ने ही मुझे पूरा समर्थन, बहुत समर्थन दिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, उस एरिया में जब आपके बारे में, आपकी सफलता के बारे में सुना, तो एरिया में वो माहौल बना होगा, वो सम्मान, जो कुछ चीज़ें होती हैं, आपका संघर्ष उस समय, आपको उस समय का जो माहौल था कैसा लग रहा था? नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि यही है ना कि जब आपका संघर्ष है, जब वो फल मिल जाए और लोग आपके साथ हों, क्योंकि आप जब ऊंचाइयों पर रहते हैं, अगर आपके पास लोग होते हैं तभी वो सफलता सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लोग रहने चाहिए। और ये बहुत अच्छा रहा था कि मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ। अच्छा, आपकी तैयारी के दौरान वो पल जो ज़्यादा आपको याद आता है, वो कोई न कोई ऐसी आपके साथ घटना हुई हो, कभी आपने कुछ संघर्ष ऐसा देखा हो कि लगने लगा हो यार कितना समय, क्या कब होगा? नहीं, हमेशा लगता है, जैसे कहते हैं ना, इस यूपीएससी की जर्नी में हमेशा लगता है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि मतलब होगा कि नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब कहते नहीं, आपको कभी-कभी क्या लगता है, आपको मन से भी संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं तो ज़रूरी है कि हर समय आपको मतलब बाहर भी रहोगे तब भी संघर्ष, अंदरूनी रहोगे, आंतरिक रूप से मन में हमेशा संघर्ष रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे भी हमेशा लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि नहीं, मेरा जो है, जो होगा होगा, मेरा ये है कि मैं अपना अच्छे से दूँ। और लेकिन लगता हमेशा कुछ न कुछ लगेगा, कमियां रह गई हैं, नहीं रह गई हैं। आप जब भी पेपर दोगे आपको लगेगा कि लग रहा है कि इस बार 100% नहीं दे पाएँ, तो हमेशा, क्योंकि 100% नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें कमियां रहेंगी ही। अच्छा, अच्छा। अच्छा, हिंदी मीडियम की बात करें, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हमेशा सवाल बना रहता है रिजल्ट को लेकर, बड़े डरे रहते हैं, डिमोटिवेट भी रहते हैं। कभी आपके लिए भी ऐसा लगा है? यदि लगा है तो कौन-कौन सी बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए? नहीं, हिंदी माध्यम के लिए संघर्ष तो बहुत है, क्योंकि एक तो भाषा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, कहते नहीं, भावनाओं से भरी हुई भाषा है। लेकिन दिक्कत है कि उसमें कंटेंट की, और कंटेंट जितने हैं लगभग सब ट्रांसलेशन में आते हैं, मतलब इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में होगा। और जब हम हिंदी को लिखते हैं तो उसमें मात्रा, शिरोरेखा, मतलब एक लंबी टाइम उसमें लगता है, और ज़्यादा खेल है कि आप कितने वर्ड लिख रहे हो। मीन्स में सब आंसर राइटिंग का ही खेला है। और दूसरी चीज़ है कि मैंने हिंदी माध्यम से क्रैक किया, तो मुझे एक समस्या, क्योंकि इसके पहले मेरा जो ऑप्शनल था ज्योग्राफी था, और मुझे इतना समय लगने का कारण भी एक, मतलब कि मैंने मेहनत बहुत किया, लेकिन ये था कि कंटेंट ज्योग्राफी नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने पिछली बार ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं उसके बाद हिंदी साहित्य ले लिया, और पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ। इस बार दिया तो इस बार हो गया। अच्छा, आपने बताया कि ऑप्शनल आपने बदला है, शुरुआत में ज्योग्राफी था। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा था, कंटेंट नहीं मिल पा रहा था कि कुछ और भी बातें थी मीडियम को लेकर कि उससे आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे अंत में यही लगा कि जब भी मैं मेंस, क्योंकि मैं ज्योग्राफी से भी मेंस दिया हो, तो मुझे लगता था कि मैं जब भी, कि मैं इतना ज्योग्राफी में मेहनत कर रहा हूँ, उतना जीएस में नहीं करना है, उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं उतने। तो मुझे लगा, जबकि हिंदी लिटरेचर में क्या है कि उसमें मुझे एक टाइम मिला कि मैं जीएस पे भी उतनी ताकत लगा दूँ, और जिसका परिणाम रहा, जीएस में मेरे 430 नंबर थे, चारों जीएस में। 430 नंबर थे जीएस में। और लेकिन हिंदी साहित्य बदला था, तो मुझे लगता है अगर मैं उसको पहले से ही ले लिया होता तो आज 280-290 मेरे हिंदी साहित्य में होते, और इस बार 254 ही थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि एक नया ऑप्शन लेने का, उतना टाइम ना देने का, ये भी एक कारण रहा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, शुरुआती हम तैयारी करते हैं तो कौन-कौन सी बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए एस्पिरेंट को, बिल्कुल जीरो से जो तैयारी करने वाले छात्र हैं?
सबसे बड़ा उनको ध्यान देना है कि उनको खुद को देखना है कि उनकी ताकत क्या है। कि कोई आपको बता रहा है कि आप ये ले लो, ये ऑप्शन ले लो, ये किताब पढ़ लो, पहले आपको देखना है कि मेरी ताकत क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट में आपको इतनी टेस्ट सीरीज, इतने कंटेंट मिलेंगे। मुझे लगता है केवल आप अगर मुखर्जी नगर में टहल जाओगे, ORM में टहल जाओगे, आपको लगेगा इतना पढ़ना पड़ेगा, वो भी IAS बनने के लिए, मतलब हद से ज़्यादा। और एक यहाँ पे भ्रम भी पाल देते हैं कि आप IAS बन रहे हो तो इतना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको IAS रोबोट थोड़ा बनाना है, भाई आपको जिला चलाना, आपको समाज संभालना है, तो आपको किताबी ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा, केवल यही है कि आपको उसके सिलेबस, उसके PYQ को आपको देखना है, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कैसे आप समाज से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने इस बार मेंस में हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश, समाज से, अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। तो लड़कों को चाहिए कि ज़्यादा किसी के चक्कर में मत पढ़ो, PYQ लो, हर टॉपिक का एक एक नोट्स या एक एक किताब, जो हर जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत या जो जिसका है, केवल उसको इतनी बार पढ़ो और उसको बेस्ट वे में प्रेजेंट करो। क्योंकि आप जितना कम पढ़ोगे उतना आपका माइंडसेट चलेगा, उतना आप कनेक्ट कर पाओगे। और नहीं तो आप बहुत पढ़ लोगे तो क्या होगा कि आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और अंत में क्या होगा कि आपका मेंस में पूछे कुछ रहेगा और लिखोगे फिर कुछ। अच्छा, प्री ही नहीं हो पाता है छात्रों का। हिंदी मीडियम की बात करें तो प्री निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो प्री के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे भी पहले अटेम्प्ट में लगा था कि प्री बहुत टफ है, क्योंकि मैं जब लिखा था और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं पढ़ के बहुत गया था, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये क्या चाहता आयोग, तो फिर मैंने PYQ उसका एनालिसिस किया। फिर मुझे लगा कि आयोग ये नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के आओ, वो ये चाहता है कि आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो चाहता कि आपने अगर कम भी पढ़ाओ, क्योंकि 100 में कितना जाना है, 100 क्वेश्चन में मुश्किल से 45 से 46 का टॉप क्वेश्चन जा रहा है। तो ये नहीं चाहता कि आपको 100 आना चाहिए। आपको अगर 46 से या 50 क्वेश्चन आ रहा तो कितना बेस्ट वे में आ रहा है, आपकी थिंकिंग क्लियरिटी कितनी है। तो क्योंकि मेरा रहा है 130 प्लस स्कोर रहा है प्रीलिम्स में, उसके पहले 130 प्लस, हाँ इस बार, और पिछली बार भी लगभग मेरा बहुत स्कोर रहा था। इस बार मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी दिया था। तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैं मुश्किल से 15-20-25 दिन पढ़ा था। लेकिन 20-25 दिन में मैंने PYQ खूब पढ़ा। मैं PYQ को, मतलब कि अगर मेरा सुबह पेपर है, मैं रात को भी PYQ देखता था, क्योंकि मैं चाहता था कि PYQ के माइंडसेट के साथ मैं वो इंटर करूं आयोग में, ताकि मुझे लगे क्वेश्चन देख के मुझे ये लग जाता था कि आयोग किस माइंडसेट से क्वेश्चन हमेशा बनाता, किस माइंडसेट, मतलब आयोग चाहता क्या अपने ऑप्शन में। और दूसरा चीज़, मैंने PT 365 भी पढ़ा था, और बेसिक बहुत क्लियर किया था, और ज़्यादा मेहनत नहीं, बेसिक क्लियर किया, और जो भी PT 365 पढ़ा, और बाकी PYQ। और मैंने मार्केट से टेस्ट सीरीज, शायद PT में मैंने किसी की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, एक ही चीज़ किया था। क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि जब मैं किसी की टेस्ट सीरीज लेके बैठता हूँ तो मुझे लगता था मेरा हो ही नहीं पाएगा। और जब मैं PYQ देखता था तो मुझे लगता था ये तो कुछ नहीं है, ये तो निकल ही जाएगा। अच्छा, इसीलिए मैंने किसी मार्केट टेस्ट सीरीज को नहीं उठाया, चाहे CSAT हो चाहे GS हो, कुछ नहीं उठाया था, केवल PYQ। हाँ, प्रीलिम्स में तो एकदम से मेरी थिंकिंग थी कि आयोग अगर 25 साल से पेपर करवा रहा है, 50 साल से, तो आयोग से ज़्यादा किसके पास क्वेश्चन है। वो तो खुद अपना टेस्ट सीरीज है। अच्छा, NCERT का क्या रहा? NCERT मैंने कभी नहीं पढ़ा शायद, और ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था 9, 10, 11 की, उसके अलावा NCERT कभी नहीं पढ़ी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था NCERT मतलब क्या पढ़ना, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, और 9, 10, 11 की NCERT पढ़ लो ज्योग्राफी के लिए, बाकी और सबका अलग अलग पढ़ लो, तो जरूरत नहीं है। और एक मार्केट में इस समय ये भी है कि आप हर चीज़ की NCERT आप एक बार प्रीलिम्स तो देखो, मेंस तो देखो कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, कि आपके मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है कि यहाँ से वहाँ से, केवल एक चाहता कि आपको कॉन्सेप्ट, आप क्लियरिटी कितनी है। तो ज्योग्राफी में 9, 10, 11 की NCERT, और प्लस मुझे लगता है मैप, और बाकी हिस्ट्री में जो भी आपका मॉडर्न इंडिया के लिए जो भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, और बाकी हर चीज़ पे क्लियरिटी रहे थॉट। अच्छा, हाँ, तो NCERT आपने पढ़ी नहीं है? नहीं, केवल 9, 10, 11 की NCERT ज्योग्राफी। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए क्या कर रहे थे आप? करंट के लिए मैं अखबार तो नहीं पढ़ा था, अखबार इंटरव्यू में पढ़ा था, क्योंकि मुझे एक चीज़ लगता था कि मैं आज अगर अखबार पढ़ रहा हूँ 5 दिन बाद भूल जाता हूँ, एक ही 5 दिन पहले पढ़ा क्या था अखबार में। और जबकि मुझे ये ऐसा चीज़ पढ़ना था कि मुझे रेगुलर याद रहे वो चीज़ें, तो मैं अंत में मंथली में पढ़ लेता था, ताकि, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जो मैंने सीखा, मैं किसी चीज़ को अगर जब पढ़ता था तो उसको कम से कम 5 से 10 बार पढ़ता था। क्योंकि सबको एक चीज़ लगता है कि पढ़ते हैं भूलते हैं, भाई ह्यूमन हो, रोबोट तो हो नहीं कि एक बार आपको डाटा दे दिया जाए फिर आप डाटा वो उसी को प्रेजेंट करोगे। लेकिन भूलता तो मैं 5 से 6 बार जितनी बार पढ़ पाता था, एक ही चीज़ को बहुत बार पढ़ता था। नहीं, रिवीजन आप काफ़ी करते? बहुत रिवीजन में करता था, रिवीजन ही मैं रिवीजन ही करता था। तो
कहेंगे सफलता की कुंजी रिवीजन है और मेहनत आपकी सही रणनीति है। हाँ, सही रणनीति है। हाँ। और इसीलिए जब आपका सोर्स कम रहेगा तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो केवल आपका थॉट उसी नोट्स में क्लियरिटी वो हो जाएगा। जबकि आप जब कम रहेगा तो कम से क्या आप सोच पाओगे क्या है। और अच्छा ये बताओ, प्री में कितने आप जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और सी सेट में कितने करते थे? पिछली बार मैंने 99 अटेम्प्ट किया था, इस बार मैंने 100 अटेम्प्ट किया था। मतलब पूरे ही कर थे आपने? क्योंकि मुझे लगता था 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो मुझे एक चीज़ लगता था कि कोई क्वेश्चन छोड़ना क्यों है। क्योंकि एक चीज़ है जैसे लड़के जब देते हैं तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा 1/3। पर जब इतने बड़े कंपटीशन में आप एंटर किए हो तो आपके पास साहस होना चाहिए कि होगा सही होगा गलत होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको 100% आएगा ही। 100 क्वेश्चन में जीएस में जैसे आपको मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन 100% आएंगे। बाकी तो आपको 50 अटेम्प्ट करना है। और अगर आप अटेम्प्ट करोगे 50 में तो आप देखोगे एक ऑप्शन आपको पता है, 2 ऑप्शन पता है, बाकी आपको क्या है एक जनरल थॉट से आप। क्योंकि आप जब भी पीआईक्यू देखोगे अगर आपने सही माइंडसेट से लगाया होगा 4 में से कम 2 सही होंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव में हो। और मुश्किल से 45 से 46 क्वेश्चन कटाप जाता है तो मैं प्रेशर क्या लेना। जैसे मेरी थॉट रहती थी कि अगर मैं 99-100 करूँगा कितना गलत होगा, 35 गलत होगा, 36 गलत होगा, मान लीजिए 30 गलत होगा तब भी हो जाएगा। तो इतना तो मैंने मेहनत कम नहीं किया है कि अब मेरा आधा ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो पूरी साहस के साथ में जाता था। आपका जीएस में अच्छा स्कोर भी जाता था प्री में फर्स्ट। जैसे 130 आए इस बार, पिछली बार भी अच्छे आए थे। हाँ 100+ था। अच्छा सी सेट में क्या कर रहे थे? सी सेट में मैं कंप्रेंशन के लिए पीवाईक्यू, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे मैं पहले जब अटेम्प्ट दे रहा था तो मुझे लगता था कंप्रेंशन मतलब मैं ऑप्शन कुछ कर रहा हूँ और निकल कुछ रहा है। जैसे पूछता पूर्व धारणा क्या है, निष्कर्ष क्या है। लेकिन मैंने जब पीवाईक्यू एनालिसिस किया 8-9 सालों का कंपैरिजन तो मुझे लगा आयोग आदर्शवाद ऑप्शन नहीं चाहता है। ना तो वो चाहता है कि आपका नॉलेज क्या है, वो केवल ये चाहता है कि आपने उस पैसेज को कितना डीपली कितना कॉन्सेप्ट से समझा है, उस आप पैसेज से कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो मैंने कंपैरिजन पैसेज बहुत अच्छे से किया था और मुझे लगा 27 से 28 में से मेरा 25 को सही हो गया था। अच्छा। और बाकी मैथ में मेरा जो भरोसा रहता है नंबर सिस्टम पे, क्योंकि नंबर सिस्टम से 8 से 9 क्वेश्चन आना है। तो मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से किया था और बाकी रीजनिंग किया था। क्योंकि मैं भले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैथ में प्रोबेबिलिटी नहीं टच करता था पेपर में, परम्यूटेशन कम्बिनेशन कर्मचारी संचय नहीं टच कर। मेरी जो स्ट्रांग थी मैं उसी पे टच करता था, उसके बाद निकाल ले जाता था प्री। अच्छा हाँ। तो इस बार आपने कौन कौन से एग्जाम को पास किया है? यूपीएससी तो आपका हो गया है, यूपीएससी में आईएएस बन गए हैं, और भी आपको क्या मिला है पोस्ट? यूपी पीसीएस में मुझे वर्क ऑफिसर मिला है। और चूँकि मेरा दोनों जैसे जिस दिन मेरा 28 को यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था और उसी के 6 दिन बाद मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो मैंने 28 को इंटरव्यू दिया, फिर मैं घर चला गया। उसके बाद 6 दिन बाद फिर रिजल्ट आया आईएएस का भी। अच्छा। तो मैंने दोनों निकाला था। और शुरुआत में मैं अभ्यर्थन, क्योंकि मैंने कहा था अभ्यर्थन ले लूँगा, तो मैंने एक बार आयोग को मेल किया कुछ। फिर मेरे सीनियर आईएएस ने कहा कि मतलब अभी इसको मतलब बैक मत करो, क्योंकि क्या हो रहा है कि पिछली बार भी कई कैंसिल हुए आईएएस में। मतलब क्या होता है, बहुत जांच होती है, ये होता। तो कह रहे हैं इन दोनों को आप होल्ड रखो, क्योंकि 1-2 महीने में पूरी थॉट क्लियर भी हो जाएगी। बाकी उसके बाद मेरा पीसीएस मेंस भी था, फॉरेस्ट भी मेंस है यूपी पीसीएस का। तो मैंने सबको छोड़ दिया, केवल इन्हीं 2 को आप होल्ड किया हुआ हूँ, एक आईएएस को और एक पीसीएस को। अच्छा। हाँ। अब मेंस की आंसर राइटिंग कब से की थी आपने? प्री के बाद की थी? प्री आपका 2 बार हुआ है, वो 2 बार आपने इंटरव्यू दिया है, तो कब से तैयारी कर रहे थे मेंस की? मेंस की मैं ज़्यादा विश्वास करता था पीवाईक्यू पे ही। क्योंकि जब मैं जैसे मैं मतलब कि डेली समय मतलब जब भी मैं मेंस लिखता था डेली मैं छोटा बड़ा जरूर लिखता, छोटा से ज्ञान तक, मतलब सुबह मतलब शाम एक बार जरूर लिखता था। क्योंकि मेरी स्ट्रांग कहते नहीं, जब शब्दों को आपको जितनी तेजी लिखने की स्पीड होगी उतना अच्छा आप कर पाओगे। और दूसरी चीज़ मैं क्या करता था, मैं पीवाईक्यू लेता था यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की। जब यूपीएससी मैं यूपी पीसीएस पे फोकस नहीं किया हूँ, कुछ नहीं, यूपीएससी तो खाली ज़्यादातर देख के चला आता था। यूपीएससी में मैं पीवाईक्यू को क्या करता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था। जैसे कोई मुझे आप
टॉपिक दोगे तो मैं उस पर तोड़ता था, कितना इस पर डायमेंशन में तोड़ सकता हूँ। तो मैं बैठ के उसको तोड़ता था, मतलब एक पन्ना लेता था, उसके डायमेंशन को तोड़ देता था। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मतलब यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी दे दे, अगर मुझे तोड़ने की क्षमता आ गई, इस क्वेश्चन को कीवर्ड को तोड़ने की क्षमता हो गई तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो मैंने उसकी पीवाईक्यू को बैठा रहता था, उसको कीवर्ड को तोड़ता रहता था। तो मैंने ज़्यादा पीवाईक्यू पे रिलाय किया उसके मेंस के लिए। और फिर टेस्टरी तो एक आग लिखा था, बाकी उतना टेस्टरी में लिखा नहीं, लेकिन मुझे था कि अगर मैं तोड़ पाऊंगा तो मैं बहुत अच्छा लिख पाऊंगा। अच्छा। हाँ, कोचिंग का रोल क्या कहेंगे, कोचिंग ली है सेल्फ किया आपने? नहीं, मैंने शुरुआत में किया था, लेकिन मुझे लगा कि सेल्फ, क्योंकि उसके बाद मैंने सब मतलब कि बोरे में भर के सबको फेंक, क्या नाम है, रख दिया कि इनका जीवन में कोई वो नहीं है। जब पीवाईक्यू देखा तो मुझे लगा कि यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि आप, कहते नहीं, आप किसी के चलाए हुए रोबोट की तरह चलो, वो चाहता है कि आपने क्या सीखा। तो मुझे लगा कि हर चीज़ का एक अपना एक अलग से नोट्स बना लो, मतलब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखते हुए और उसको पढ़ते रहो और हर टॉपिक को करंट से रिलेट करते रहो, बाकी मेंस हो जाएगा। और मेन चीज़ जानते हैं, जैसे एस्से है, एस्से में भी आपको जब तक आप तोड़ नहीं पाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक ही लाइन देगा आयोग, सीधे आपको एक लाइन से 1200 वर्ड लिखना है। तो जिसके पास जितनी शब्दों के तोड़ने की क्षमता होगी, क्योंकि यूपीएससी शब्दों का खेल है, जो शब्द समझ आया यूपीएससी निकाल ले गया। हाँ, अब ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल में हिंदी साहित्य वाले जितने भी छात्र हैं, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादातर आपको सवाल बनते हैं? आपने पीवाईक्यू भी देखे होंगे उसके, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऑप्शनल में मैंने हिंदी लिटरेचर, और हिंदी लिटरेचर में मैंने वही एक ही मार्केट में है, मैंने उसी को केवल पढ़ा था। मुझे लगता था मैं उतना टाइमिंग ऑप्शनल पे दे नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर जिसका हिंदी लिटरेचर हो, अगर केवल वो वही चीज़ पढ़ेगा, दृष्टि की ही है मार्केट में, तो मैंने उसी को उठाया था, उसी को पढ़ा था। मुझे लगता है कि अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर उसमें हो सकता है। क्योंकि मेरी इसको लेकर मतलब एक अच्छा बाद में थॉट भी, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और हिंदी साहित्य की जो पूरी इकोसिस्टम पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं मेरे ग्रामीण से ही कनेक्ट होता है। तो मुझे लगा कि अगर मैंने जीवन में एक ही डिसीजन अगर गलत मतलब सही लिया होता है, पहले मतलब हिंदी लिटरेचर रख लिया होता, तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। मुझे मतलब लेट मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं तो आज बहुत पहले मैं आईएएस हो गया होता। अच्छा, ऑप्शनल सही सिलेक्शन ना कर पाने की वजह से लेट हुआ है, ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है, क्योंकि ये, और एक चीज़ मैंने एक चीज़ जीवन में ये भी नोटिस किया, डिसीजन अपने अनुसार लो। डिसीजन कभी किसी पे ऐसा मतलब कोई मतलब के साथ पढ़ रहा है वो बता दिया कि ऑप्शनल ठीक है, कभी कुछ नहीं। डिसीजन अगर आप हो, आपके परिवार वाले जो आपके लिए करेंगे वो बेस्ट रहेगा। अगर कोई कह रहा है कि मार्केट में ये ऑप्शनल चल रहा है, वो ऑप्शनल चल रहा है, कभी भी आँख मूंद कर भरोसा मत करो। पहले खुद इवेल्युएट करो, खुद उसका पीवाईक्यू देखो, आप कितने उसमें सहज हो उसके हिसाब से लो। हाँ, अच्छा, इसमें आप बात करें ऑप्शनल में, तो जो 2 पेपर होते हैं आपके, तो दोनों पेपर की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे छात्रों से जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कैसे तैयार करें? जैसे हिंदी लिटरेचर में पहला जो होता है, पहला खंड होता है भाषा। तो मैंने क्या किया था कि भाषा को, क्योंकि उसका ग्रामेटिकल पूछता है, उसकी व्याकरणिक संरचना पूछती है, तो मैंने उसको लिख के उसके बाद दीवार पे उसको स्टिक कर दिया था। दीवार पे लिखा था? हाँ, दीवार पे उसको मतलब पेज को चिपका दिया था। कम से कम लगभग 40 पेजों को। तो जैसे मैं अगर मान लो खाना खा रहा हूँ तो मैं कुर्सी बैठ के इसे देखता रहता था, क्योंकि क्या होता है कि आपको व्याकरण खंड रटना पड़ता है कि कौन सी भाषा है, पाली है, पाली तो सिलेबस में ही नहीं है, ये है क्या नाम, अपभ्रंश है, अवहट्ठ है, और इतना मतलब इनका टिपिकल वर्ड होता है, इनको रटना भी है कि कौन सा मात्रा किस में लगता है, कौन सी किसकी संज्ञा कौन सा है, अवधि का क्या है, ब्रज का क्या है, खड़ी का क्या है, दखनी का क्या है, मतलब तो इसमें रटना बहुत पड़ता है। तो मैं बार बार मतलब कि दिन भर में जब भी मैं कुछ भी काम करता हूँ, जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ऐसे बैठ के उसके बाद उसको पेज को देखता रहता था। और फिर पहले पेपर का जो दूसरा खंड था उसको मैंने सेकंड पेपर से ही उसको कनेक्ट कर लिया कि जब सेकंड पेपर पढ़ रहा था तो उसी से मैंने पहले पेपर का दूसरा खंड उसी से तैयार कर लिया। और व्याकरण खंड और जो दूसरे पेपर में जो ये है क्या है व्याख्या खंड, तो मैंने व्याख्या खंड अच्छे से किया था, लेकिन उतना साथ समय नहीं दे पाया, तो मेरा व्याख्या खंड लगभग 2 गलत हो गया। अच्छा, 1-2 गलत हो गया। अच्छा, जो हम उदाहरण डालते हैं उसमें कुछ हमारी रचनाएं होती हैं, तो वो कहीं से हेल्प लेते थे उस नोट्स के अलावा? हाँ, मैंने एक मार्केट में है सुनील धमता भाई की नोट्स है जो क्या नाम हर चीज़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं, क्योंकि मैंने अपना बदला ही था तो उतना टाइम था नहीं, तो मैंने उसी को उठाया था और उसी को बहुत पढ़ता था। मतलब मैंने कई बार उसको पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप जितनी बार पढ़ पाओगे उतना अच्छे से आप उसमें, क्योंकि आपको जब लिखना है तो आपको सही
उदाहरण सही जगह पे लिखना है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए आप लिख रहे हो क्या जासी की कुछ लिख रहे हो, प्रेम पे हो, आप वियोग का उसमें उदाहरण डाल रहे हो, तो दोनों कहीं ना कहीं एकदम रिलेट होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा उसी पे एग्जाम्पल का भी एक अलग। अच्छा, तैयारी के दौरान कई बार डिमोटिवेट होते हैं, और मोटिवेशन के लिए क्या करते थे आप? मोटिवेशन के लिए जैसे यही है, जैसे मैं डिमोटिवेट हो जाता तो लड़कों से बहुत इंटरेक्ट करता था, बात करता था, और जब ज़्यादा डिमोटिवेट हो सो जाता था। मेरी मतलब सबसे अच्छी वो है एक सोना, कि जब भी मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ या कुछ हो जाओ सो जाओ। फिर क्योंकि क्या होगा, इधर उधर भटकने से अच्छा माइंडली जब माइंड आपका शांत रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। जब आप सो जाओगे तो आपको कहते नहीं, एक कथन है कि जब पानी गंदा हो तो उसको केवल छोड़ दो, अपने आप पानी स्वच्छ हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। तो ये हालत जब आपको डिमोटिवेट हो या कुछ हो तो सीधे आराम से एकदम शांति से वो अपने आप धीरे धीरे काम हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात है, जो पिताजी का क्या रोल था? पिताजी आपके लिए कैसे सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन पिताजी का सबसे बड़ा रोल होता है बेटे की सफलता में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सफलता में क्योंकि क्या होता है कि जब उनका संघर्ष अगर आपके संघर्ष के साथ मिल जाता है, मतलब कहते नहीं, मैंने उनके संघर्ष को देखा था तो मुझे लगा अगर मैं उससे कम ही संघर्ष कर दूंगा तो मैं हो जाऊंगा। क्योंकि भाई परिवार में सब कहीं ना कहीं सुबह शाम तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगा कि अगर मैं मुश्किल से 8-10 घंटा अगर सही से दे दो डेली, 7-8 घंटा, तो भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका संघर्ष मेरे लिए एक रोल मॉडल था। और उसके बाद मेरे भैया का सबसे ज़्यादा, भैया का मतलब मैं कहूँ कि मेरी सफलता में मेरा योगदान कुछ नहीं, क्योंकि कहते नहीं मैं नाम मात्र का एक करता हूँ, मैंने जो था कर दिया, लेकिन भैया का मेरे ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे लिए खुद पढ़ते थे। जैसे उनको मुझसे ज़्यादा करंट की नॉलेज उनको थी, और हिंदी साहित्य खुद पढ़ते थे, उसके बाद तब पूछते रहते थे। तो मुझे लगता है कि भैया और बाकी मेरी माँ, सबका मतलब कहते नहीं, जैसे मेरी हॉबी जो थी वो एग्रीकल्चर थी, मेरी यूपीएससी में हॉबी एग्रीकल्चर मतलब खेती करना। तो मुझे लगता है कि जब आप फसल उगाते हो तो फसल में केवल मृदा जल का योगदान नहीं होता, वो पूरे इकोसिस्टम का योगदान होता है। पर्यावरण कैसी परिस्थितियाँ हैं, कितना तापमान है, कब बाढ़ी आएगी, तो उसी प्रकार एक व्यक्ति के सिलेक्शन में उसकी मेहनत तो है, उसकी इकोसिस्टम, उसके परिवार, उसके मित्र, उसके सगे संबंधी, सबका कहीं ना कहीं योगदान होता है, क्योंकि वही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, कभी रोए हो? कभी ऐसा पल आता है कि रोना आ जाता है? तो हाँ, जैसे रात को जब होता था तो वो आ जाता है, क्योंकि यही आता है कि जैसे पिछली बार मैं फेल हुआ था IAS से, फाइनल इंटरव्यू, मतलब फाइनल नहीं हुआ था, इंटरव्यू दिया था। तो उसके बाद रात को लगता है कि मतलब फिर उसी वहीं आ गए। कहते नहीं, आप प्री दो, मेन दो, इंटरव्यू दो, फिर प्री आपको देना है। कहते नहीं, जीवन का सबसे मतलब दुखद क्षण होता है। तो रोता है आदमी, मतलब कि कहते नहीं, केवल एक है कि हम सब दिखाते नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है जो सफल हो रोए ना हो। पूरे हर दिन लगेगा, जब भी आप पढ़ोगे आपको लगेगा रो रहे हो, कहीं ना कहीं आंसू गिरेंगे, लेकिन वही आंसू होते हैं, क्या आते हैं ना, एक दिन आपको वही आंसू आपको एक मोती के रूप में कहते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। तो आंसू आना चाहिए, और नेचुरल भी है, क्योंकि भाई ह्यूमन हो, और ह्यूमन को इमोशन होना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसी दिल की बात जो अपने माता पिता को आपने बताई हो कि अब पापा ऐसा करना है या मम्मी ऐसा करना है, तैयारी के दौरान? नहीं, मेरी जो मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ अपनी माँ से। तो मेरी माँ भी पढ़ी लिखी, मतलब कि ना माता जी ना पिताजी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरी पढ़ाई, मतलब इस पढ़ाई के दौरान मेरी माँ हर चीज़ जान गई कि IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, PCS क्या होता है। तो मतलब हर चीज़ में, मतलब और बाकी भैया, मैं 2 लोगों से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिए, चाहे माँ हो चाहे भाई हो, मतलब ये सब कहीं ना कहीं हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हर चीज़ बताते रहते हैं। मतलब मेरे डिसीजन से पहले उनका डिसीजन आ जाता था मेरे पे। मतलब भैया जो डिसाइड कर देते थे वही मुझे लगता है मेरे लिए सही होता था, क्योंकि जब मैं उसको लॉजिकल रूप से रखता था तो मुझे लगता है कि मुझसे बेस्ट मेरे भैया मेरे लिए सोच रहे हैं। हाँ, कि मतलब मैं खुद उतना अपना नहीं जान रहा हूँ जितना मुझे मेरे भैया जानते हैं। हाँ, इतना चीज़ है। अच्छा, खेती किसानी आपकी हॉबी रही है, कभी काम किया है अपने खेतों में? हाँ, खेतों में काम किया है, और क्वेश्चन भी मेरा यही था, खेती किसानी जो मैं करता हूँ। और मैं कुछ काम करता हूँ, लेकिन अब भैया उतना करने नहीं देते। हाँ, लेकिन मैं करता हूँ खेती में। हाँ। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते हैं उसमें? मतलब मैं हर चीज़, जैसे कहते नहीं, बुआई करवाना, घास वास निकालना, और इस समय क्योंकि चल रहा है, हाँ, इस समय गेहूँ की दवाई चल रही है, तो मेरा इस समय सबसे बेस्ट काम होता है भूसा भरना।
अभी भरा था रिजल्ट के बाद? नहीं, क्योंकि मैं इस समय घर पे भी गया नहीं ना, समझ वो मशीन, क्योंकि इस समय क्यों मौसम बहुत प्रतिकूल चल रहा है, कभी बारिश हो रही, कभी क्या हो रहा, तो इस समय इसीलिए सब इस समय क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर मशीन से ही काट दे रहे हैं। लेकिन भूसा, क्योंकि मैं इसको मुंह को मूंदता क्योंकि होता नहीं है, लेकिन मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। अगर मुंह बांध लो फिर उसके बाद भर दो भूसा जितना। अच्छा। हाँ, तो मेरा एग्रीकल्चर, मेरी कहते नहीं, एग्रीकल्चर मुझे लगता है मुझे बहुत सपोर्ट किया एग्रीकल्चर ने, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी कमजोरी नहीं, मेरी मजबूती थी। जैसे मुझे ना तो निबंध में दिक्कत हुआ उसी एग्रीकल्चर का, ना तो मुझे इथिक्स में दिक्कत हुआ, मेरा इथिक्स में 120 मार्क्स था, और ना तो मुझे ऑप्शनल में, मतलब जितना मैंने ऑप्शनल बदला था हालिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पृष्ठभूमि ने सपोर्ट किया। चाहे आपको गोदान पढ़ना रहेगा, आपको मैला आंचल पढ़ना रहेगा, आपको प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ पढ़नी हो, आपको लगेगा कि आपका खेती ही चल रहा है उसमें। और बाकी मुझे लगा इंटरव्यू भी, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने मेरा वो क्या ना कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया, क्योंकि मैं कोई भी अगर किसी को आंसर देता हूँ तो दिल से देता हूँ, क्योंकि मैंने उसको जिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एग्रीकल्चर मेरी मजबूती थी। अच्छा, अब IAS बन गए हो, क्या करना चाहोगे किसानों के लिए? नहीं, किसान तो हमारे भगवान कहते नहीं, हम तो केवल उनके वो हैं, सेवक हैं। तो किसान भाई, बिना किसान के कहते नहीं, किसी भी देश का विकास उसके किसानों से ही होता है। अगर विकास होना तो खेत तो यहीं से गुजरेगा। तो किसानों की जो भी समस्याएं हैं व्यवहारिक रूप से उनके, अगर जैसे क्या होता है कि आप कमरे में बैठ कर उनकी समस्या नहीं जान सकते हो, अगर आप उनसे बात करोगे, उनके साथ बैठोगे और उनको जब अच्छे से अपनी समस्या बताए। एक किसान जानते हैं, अगर कि कोई अधिकारी उनके बगल बैठ जाता है और वो अपना दुख दर्द अगर बयान कर लेता है, इतना खुश होता है, मुझे लगता है कि वो अपनी क्षमताओं से 2 गुना काम कर सकता है। और अगर अधिकारी बैठा भाई बगल में, समस्याओं को समझना, उनकी हर समाधान कर रहा है, तो मुझे लगता है कि किसान बहुत ज़्यादा उन्नत कर लेगा। और भी बहुत, मतलब किसान सब कुछ होता है, कहते नहीं, मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ किसान को बहुत। अच्छा, किसानों के पास अनाज तो होता है लेकिन कैश नहीं होता है, कभी ऐसी आपने भी तंगी देखी है, आर्थिक तंगी? हाँ, मतलब थोड़ा सा, लेकिन यही था कि भैया, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अगर पैसा एक कहता हूँ तो 2 आता था, कैसे भी आए लेकिन। हाँ, पैसा। अब मुझे ये नहीं पता पैसा आएगा कहाँ से, केवल मुझे यही था कि भैया से कह देता था, मुझे ये नहीं बताना कि कहाँ से आना, कैसे आना वो भैया जानेंगे फिर कहाँ से आएगा। हाँ, बाकी वो सब, मतलब उन्होंने इसलिए क्या किया, अपना सारा सुख त्याग दिया, क्योंकि भाई जब आप तैयारी करते तो पैसा लगता है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा सुख, अपना पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया। मतलब भैया MSc भी हैं, B.Ed भी हैं, मतलब बहुत डिग्री है, लेकिन उन्होंने छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के सब कुछ, उसके बाद प्राइवेट पढ़ाने लगे। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि फिर क्या होता था, जितना वो पाते थे सब मेरे में ही इन्वेस्ट करते थे। आपके सपनों के लिए अपने सपने उनने कुर्बान किए हैं। हाँ, यही है ना कि और मुझे लगता है जितने पढ़ रहे हैं, जितने IAS या BCS की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सब कहते हैं कि ये बच्चा संघर्ष कर रहा है, बच्चा संघर्ष नहीं करता, उसका परिवार संघर्ष उससे ज़्यादा करता है, केवल वो बच्चा देख नहीं पाता। मुझे लगता है क्योंकि उसके लिए ना तो उसके, जैसे कहते हैं ना, यहाँ लड़के तैयारी कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, वो नहीं, उनके माता पिता नहीं सोते हैं, क्योंकि वो नींद में भी रहेंगे तो ये रहेगा कि अपने बच्चे को हम कैसे पैसा भेजना है, उसको क्या कैसे भेजना है, राशन भेजना है। मुझे लगता है, मतलब अगर परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है तो कोई वो बच्चा कोई भी कंपटीशन क्रॉस कर सकता है। धरती कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है अगर ना निकाल पाए वो। क्या कहना चाहेंगे भैया के लिए? नहीं, भैया के लिए तो बहुत, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि आदमी कहते हैं जो दिल में होता है उसके लिए आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भावनाएं बहुत बड़ी चीज़ होती है, भावना ही सब कुछ होता है, इमोशन। अच्छा, हाँ, काफ़ी बात हुई हमारी। अंतिम मैसेज सभी छात्रों के लिए, एस्पिरेंट के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विशेष ध्यान देनी चाहिए? सभी छात्रों को यही चाहिए कि, मतलब जैसे पहली चीज़ तो उनको सिलेबस देखो, कि चाहे UPSC हो, UPPSC हो, अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। दूसरी चीज़, हर सिलेबस के हिसाब से अपनी एक नोट्स रखो या तो किताब रखो, उसको 5 बार पढ़ते रहो और क्वेश्चन PYQ के हिसाब से लगाते रहो। जितना मार्केट से कटे रहोगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा कंटेंट आ रहा है, क्योंकि जब आप मार्केट से कंटेंट उठाओगे आपको लगेगा तैयारी अभी भी अधूरी है, फिर आपका सेल्फ डाउट आपके कंपटीशन में भारी पड़ जाएगा। आप एक टॉपिक उठाओ, आपका चाहे किताब नोट्स, उसको बार बार पढ़ते रहो, PYQ हल करते रहो। इससे आप क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद पेपर में इंटर कर जाओ। क्योंकि प्री में कितना आएगा, 45-46 प्रीलिम्स में कटा पाएगा, PT में। मेंस में कितना जा रहा है, 50% से 50% जा रहा है। अगर भाई सबको आता तो भाई 80% जाता। तो आपको ये लगना चाहिए कि हमेशा देखो, ज़िंदगी में क्या होगा कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं रहोगे, तो परफेक्ट बनना भी नहीं है, अपना 100% नेचुरल करना है। और सभी छात्रों यही है कि अपना केवल 100% दो।
किसी पे भरोसा करना है तो आयोग के पीवाईक्यू पे, आयोग के सिलेबस पे, अपने परिवार के डिसीजन पे, खुद पे वर्क करो। अच्छा, अभी प्री नज़दीक है, क्या कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए मेरा एक ही सुझाव है हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर वो ज्योग्राफी कर रहे हैं तो 9, 10, 11 की एनसीईआरटी प्लस मैप। साइंस टेक के लिए जितनी भी करंट में जो भी इशू आ रहे हैं PT 365 से कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब भी साइंस टेक करे तो उनको शब्दों को दिखना है। इससे क्या होगा, आयोग सीधे पूछ लेगा हाल ही में सुर्खियों में रहा जिंक फिंगर न्यूक्लियस क्या है, या CART9 सेल क्या थेरेपी क्या है। तो आपको शब्दों को समझना। आयोग ये नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि आप उस वैज्ञानिक थोड़ा बनाना है, IAS बनाना है। पूछेगा सीधे हाल ही में सुर्खियों में रहा मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी क्या है। तीसरी चीज़, आपको जब आप पर्यावरण करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पर्यावरण होता है IAS के लिए, उनको बेसिक कि हमारा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व का मैपिंग आना चाहिए बहुत अच्छे से। दूसरी चीज़ें आपको बेसिक आना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज या ओजोन डिप्लेशन या बायोडाइवर्सिटी, फिर इनका रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इनके लिए सरकार क्या कर रही है और भारत क्या कर रहा है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आयोग तब पूछता है जब वो हालिया न्यूज़ में हो। और दूसरा, अगर भारत उसका सदस्य है तो उसको पेपर में आना है। अच्छा, तो इसीलिए ये मत सोचो कि पर्यावरण से 18 क्वेश्चन आएगा 18 करोगे, 18 मत करो, 13 कर दोगे, 12 कर दो, 12 से हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी चीज़ें पॉलिटी 14 से 15 क्वेश्चन, इसको गलत नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और 14 से 15 क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, कम से कम 13 तो सही करो। और इकोनॉमिक्स में आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आयोग देखो पिछली बार क्या दिया, राजकोषीय घाटे का फार्मूला, मतलब उसने दे दिया कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे तो आयोग ने दे दिया न्यूमेरिकल GS1 में ही। अब आपको अगर फार्मूला पता था तो आप पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा था। आपको बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, उसका अप्लाइड मजबूत होना चाहिए। और हालिया क्या चल रहे हैं इकोनॉमिक्स में हमारी, कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा घट रहा है, रुपया अगर हमारा गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डीडॉलराइजेशन क्या है। तो मुझे लगता है प्री निकालने के 4 इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी 9, 10, 11, वो भी विथ मैप के बिना ज्योग्राफी का कोई अस्तित्व नहीं है। और चौथा है साइंस टेक, वो भी करंट प्री निकल गया। हिस्ट्री पे आप भरोसा करके कि हिस्ट्री खूब पढ़ के प्री नहीं निकल सकता, हिस्ट्री प्री निकलता है। हाँ, अच्छा। और बाकी PYQ करते रहें ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि आप जब भी टेस्ट सीरीज दोगे किसी भी कोचिंग का उठाओगे आप हमेशा फेल हो। 80, 90 आएगा, फिर 70 आएगा नंबर तो कहोगे यार आपकी प्री लग रहा गड़बड़ा रहेगा और डिमोटिवेट हो जाओगे। और जब आपको लगेगा 120, कॉन्फिडेंस में रहोगे और आयोग में उसी कॉन्फिडेंस से उसी शब्दों से पकड़ोगे और आयोग का शब्द दूसरा है, क्योंकि उसका PYQ उसका शब्द है। तो जो यहाँ कोई टेस्ट सीरीज में टॉप करता है UPSC में फेल कर जाता है। अच्छा, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप। सारी बातें हमने बात की, जो रणनीति होनी चाहिए कि UPSC एस्पिरेंट की, तो पूरी की पूरी बातें हमने बात की भाई से, विपिन जी से। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।